सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे कुछ माइनर टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक की हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, हार्ट के वाल का खराब हो जाना, बोले तो वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर। हार्ट में बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि 4 वाल होते हैं। ऊपर वाले वाल को अपन एवी वाल बोलते हैं, नीचे वाले वाल को अपन सेमी ल्यूनार वाल बोलते हैं। सभी का बेसिक डिस्क्रिप्शन और थोड़ा सा डिसऑर्डर के बारे में भी अपन नॉलेज ले चुके हैं। राइट वाले वो जो वाल होते हैं, ये जो पर्टिकुलर वाल होते हैं, इस पर्टिकुलर वाल का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल। इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी वाल। इस वाल का नाम होता है मिट्रल वाल और इसको अपन बोलते हैं आयोटिक वाल। वाल में 3 तरह की बीमारियां होती हैं। बेटर है यहां पर मैं एक साइड के वाल की बीमारियां आपको बता दूं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक साइड के वाल वाली बीमारियां मैं आपको बता दूं, सेम दूसरे साइड के वाल की बीमारियां होंगी। तो वाल में 3 तरह की बीमारियां होती हैं। वाल जब क्लोज होते हैं तो इस लेवल पर होते हैं, ओपन होते हैं तो इस लेवल पर होते हैं। ओपन होने के दौरान ये जो वाल के लीफलेट हैं, इनके बीच में गैप होता है, डायामीटर होता है। यदि ये गैप सकरा हो जाए, नैरो हो जाए, तो कंडीशन को बोलते हैं स्टीनोसिस। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर वाल की मसल कमजोर हो जाए और पूरी तरीके से बंद नहीं हो तो ये कहलाता है रिगर्जिटेशन। और बंद होने के दौरान वाल ऊपर वाले चैम्बर में प्रोट्रूज हो जाए तो कंडीशन को नाम देते हैं प्रोलैप्स। तो 3 बीमारियां होती हैं, वाल्वुलर स्टीनोसिस, वाल्वुलर रिगर्जिटेशन और वाल्वुलर प्रोलैप्स। और तीनों को अपन डिस्कस करते हैं। तो एक साइड के वाल की पढ़ेंगे अपन। सबसे पहली बीमारी जिसका नाम है मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस। सबसे पहली बीमारी जिसका नाम है मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस। मिट्रल वाल के बारे में चर्चा करेंगे अपन। ये मिट्रल वाल है, ये इसका डायामीटर है। अगर इस पर्टिकुलर मिट्रल वाल में यहां पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए, थ्रोम्बस का डिपोजिशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, तो जो ये इसका प्रॉपर डायामीटर था वो नॉर्मल से कम हो जाएगा। नॉर्मल से कम होने का परिणाम ये होगा कि अब ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर तक ब्लड के आने में रुकावट पैदा होगी। अगर इस पर्टिकुलर वाल पर देखें कौन कौन सी कंडीशन होना संभावित है, यहां पर अपन लिख सकते हैं कि वाल के लीफलेट पर क्या क्या डिपॉजिट हो जाए। जो वाल्व के लीफलेट हैं उन पर डिपोजिशन हो जाए, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल या डिपोजिशन ऑफ थ्रोम्बस या डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, या तो ये हो जाए या फिर जो वाल्व है, वाल के लीफलेट क्या हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं। जैसे नॉर्मली वाल इस तरीके से खुलते हैं, ये बंद होते हैं, ओपनिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई। अब ये वाल के लीफलेट आपस में जुड़ गए, ये ओपन हो रहे हैं, तो वाल के लीफलेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे।
वाल्व के लीफलेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो भी इनके बीच की ओपनिंग नैरो हो जाएंगी। फ्यूज वाल्वुलार लीफलेट, वाल्वुलार लीफलेट, वाल्व के लीफलेट का आपस में फ्यूज हो जाना भी इनके बीच की ओपनिंग को नैरो कर देगा। नैरो होने का परिणाम यह होगा कि ऊपर वाले चैम्बर से जब ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आएगा तो एक तरीके से रुकावट पैदा होगी। इसी पर्टिकुलर बीमारी को अपन मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस बोलेंगे। तो यदि मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस की परिभाषा आपसे कही जाए तो क्या होगी? रुकावट आना ब्लड के फ्लो में। Whenever there is any obstruction to the blood flow from left atrium to left ventricle, क्यों आ रही है रुकावट? ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द वाल्व। वाल्व के नैरो होने की वजह से ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड के फ्लो में नीचे वाले चैम्बर तक आने में रुकावट आना, द कंडीशन इज नोन एज मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस। तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपन। इट इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। इट इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। कहां से कहां? फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वाल्व नैरो हो चुका है। बोले तो ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द वाल्व, ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द वाल्व। देखें अब इसका परिणाम क्या होगा। इस चैम्बर में टोटल 120 ml ब्लड आ रहा था, पहले 70 ml निकल रहा था, 50 ml बच रहा था। अच्छा, जब 50 ml बच रहा था तो ऊपर से फिर 70 ml आ रहा था, तो 70 और 50 120 हो गया। फिर से समझें इसको। नॉर्मल सर्कमस्टांस में इस चैम्बर में 120 ml ब्लड आ रहा था, 70 ml ब्लड बाहर निकल रहा था। जब 70 ml बाहर निकल रहा था तो 50 ml इसमें बच रहा था। 50 बच रहा था तो ऊपर से 70 आ रहा था, फिर से 120, फिर से 70 निकलेगा। अब ये वाला जब वाल नैरो हो गया तो क्या अभी भी ऊपर से 70 ml ब्लड आएगा? तो आंसर है नहीं। ऊपर से 70 आ रहा है। अब कितना होगा? 50 और 50 100। और यदि ये उसी फोर्स से चले तो क्या अब इसमें से 70 निकलना संभव होगा? नहीं। कितना निकलेगा? 50। एक बीट में 50 निकलेगा तो 72 बीट में कितना निकलेगा? 3.5 लीटर। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होना चाहिए? 5 लीटर। निकल रहा है 3.5 लीटर। परिणाम क्या बोले अपन? कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कम हो गया। कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कम हो गया। साथ में इस चैम्बर में 20 ml ब्लड एक्स्ट्रा बच रहा है। इसमें 20 ml एक्स्ट्रा बचेगा तो दबाव जाएगा पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन में दबाव जाएगा तो पानी भरेगा लंग्स में। लंग्स में पानी भरना, इसको अपन बोलें पल्मोनरी कंजेशन। लंग्स में पानी भरना, इसको अपन बोलें पल्मोनरी कंजेशन। इसका मतलब है इस वाल में जब बीमारी होगी तो यह घटना दोहराई जाएगी। क्या घटना दोहराई जाएगी? कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और कंजेशन हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन। देखें, इन दोनों को गुणा करें तो याद आ रही होगी लास्ट लेक्चर की। इसी को अपन बोलेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब क्या बताया था अपन ने? कार्डियक आउटपुट कम होना और कंजेशन होना। यहां क्या हो रहा है? कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है और पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है। पल्मोनरी कंजेशन होने का मतलब कौन सा हार्ट फेलियर बोलें? लेफ्ट साइडेड।
इसका मतलब है मिट्रल वाल स्टीनोसिस वाली बीमारी कौन सी घटना पैदा करेगी? आंसर है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इस बीमारी का पता कौन सी जांच से लगाना चाहोगे? बताओ, वाल्व की खराबी देखनी है, सारे साथियों को पता है कि सर इको कराएंगे, इको से इजेक्शन फ्रैक्शन का भी पता चल जाएगा, तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे अपन? इको। इस बीमारी में कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे? लंग्स में पानी भर गया, डिस्निया, साइनोसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, वीजिंग साउंड, क्रैकल साउंड, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, ये सारे के सारे सिम्टम पढ़े अपन ने। एक लाइन में बोलूं तो क्लिनिकल फीचर ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, क्लिनिकल फीचर ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इसमें अपीयर होने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस, वाल्व की पहली बीमारी। इसके बाद अगली बीमारी पर पढ़ें, क्लिनिकल फीचर और डायग्नोसिस अपन आगे लिखेंगे। अगली बीमारी, वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा है, बीमारी को बोलेंगे मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन, मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन, या इसी का नाम है इनकम्पिटेंसी। मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन या इसी को बोलेंगे अपन इनकम्पिटेंसी। देखें, नॉर्मल अवस्था के अंदर ये वाल्व ओपन हुए और फिर यहीं पर ये पूरी तरीके से बंद हो गए। अब क्या घटना हो रही है कि वाल्व जब बंद हो रहे हैं तो प्रॉपरली बंद नहीं हो रहे, प्रॉपरली बंद नहीं हो रहे। प्रॉपरली बंद नहीं होने का परिणाम है जब ये वाला चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, जब ये वाला चैम्बर सिस्टोल करेगा, सिस्टोल के दौरान 70 ml ब्लड आगे इसको निकालना चाहिए, तो ब्लड कुछ आगे भी जाएगा और थोड़ा बहुत पीछे भी जाएगा। ब्लड का पीछे जाना किस में जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। इसका मतलब है इस चैम्बर के सिस्टोल के दौरान ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है, इस चैम्बर के सिस्टोल के दौरान ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है, और इस ब्लड के बैक फ्लो को ही अपन बोलते हैं रीगर्जिटेशन। बैक फ्लो होने का कारण क्या है कि वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहे। देखो, ये नॉर्मली वाल्व ओपन हो गए, इस तरीके से क्लोज होने चाहिए। अगर ये क्लोज प्रॉपरली नहीं हो रहे, इनमें गैप है, तो जब नीचे वाला चैम्बर सिस्टोल करेगा तो ब्लड आगे भी जाएगा और आगे जाने के साथ पीछे भी आएगा, तो ब्लड का बैक फ्लो होगा नीचे वाले चैम्बर से ऊपर वाले चैम्बर में। कब होगा ये? जब चैम्बर क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। अच्छा, सिस्टोल करेगा, बैक फ्लो होगा। क्यों हो रहा है बैक फ्लो? क्योंकि वाल्व पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहे। इसको डिफाइन करें तो अपन डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इट इज द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कहां से कहां? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। कब होगा जी ये? जब नीचे वाला चैम्बर क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ऊपर वाला वाल्व पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा है। बोले तो ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वाल्व, ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वाल्व। वाल्व के पूरी तरीके से बंद नहीं होने की वजह से नीचे वाले चैम्बर से ब्लड का बैक फ्लो होना ऊपर वाले चैम्बर में। कब होना? जब नीचे वाला चैम्बर सिस्टोल करे। अवस्था को नाम देते हैं मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन।
अब ये जो मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन होगा उससे देखें क्या होगा। नॉर्मल अवस्था में 120 ml ब्लड इसमें आ रहा था और 70 ml ब्लड इससे बाहर जा रहा था। अब उसी फोर्स के साथ इसमें कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, उतना ही ब्लड आएगा, पर थोड़ा बहुत पीछे भी तो जा रहा है। मान के चलो 20 ml पीछे चला गया, 50 ml इसमें बचना चाहिए, तो केवल कितना बाहर निकल पाएगा? 50 ml। 50 ml ब्लड ही बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कम। साथ में 20 ml कहां पहुंच गया? पीछे वाले चैम्बर में। इसमें 20 ml एक्स्ट्रा पहुंचा तो दबाव कहां बढ़ेगा? लंग्स में, और लंग्स में पानी भरेगा। कार्डियक आउटपुट कम होना और पल्मोनरी कंजेशन होना। कार्डियक आउटपुट कम होना और पल्मोनरी कंजेशन होना। फिर से लेक्चर की पुराने लेक्चर ध्यान आ गया? क्या बोलें इसको? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो इस पर्टिकुलर बीमारी में भी मरीज को कौन से सिम्टम आने वाले हैं? आंसर है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। आंसर है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के फीचर आने वाले हैं। इज दैट क्लियर? आखिर ये वाल्व पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं होता? देखें, ये जो वाल्व होते हैं ये एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं, इनसे पेपिलरी मसल अटैच होती। अगर वो मसल में वीकनेस आ गई तो ये वाल्व क्लोजर के दौरान पूरी तरीके से क्लोज नहीं होते। तो इस पर्टिकुलर बीमारी का क्या कारण होता है? कारण होता है ये जो वाल्वुलर लीफलेट हैं, इनसे जो मसल अटैच हैं उनका वीक हो जाना। जो मसल इनसे जुड़ी हुई हैं उनका वीक हो जाना। तो इसका कारण अपन देना चाहेंगे वीकनेस ऑफ मसल। कौन सी मसल? जो वाल्व से अटैच है। वीकनेस ऑफ मसल विच आर अटैच्ड टू द वाल्वुलर लीफलेट। वाल्वुलर लीफलेट से अटैच मसल का वीक हो जाना रीगर्जिटेशन की कंडीशन पैदा कर देगा। यहां पर मैं एक लाइन में पूछना चाहूं, इस पर्टिकुलर बीमारी में कौन कौन से सिम्टम आएंगे? व्हाट आर द कॉमन सिम्टम? व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन? द आंसर इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। द आंसर इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। कौन सी जांच कराना चाहोगे आप? व्हाट इज द डायग्नोस्टिक मेजर? आंसर आप सभी को पता है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा? इको। आंसर है इको कार्डियोग्राफी। इज दैट क्लियर? तो इनको एक साथ डील कर लेंगे अपन। ये दूसरी बीमारी हो गई वाल्व की, वाल्व मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन। मिट्रल वाल्व की तीसरी और आखिरी बीमारी जिसका नाम है मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। देखें, नॉर्मल अवस्था में ये वाल्व के लीफलेट बंद हो गए, ये खुल गए। वाल्व की मसल वीक हो गई, रीगर्जिटेशन। वीक हो गई, रीगर्जिटेशन। बहुत ज्यादा वीक हो गई, बहुत ज्यादा वीक हो गई। अब ये बंद हो रहे हैं, ओपन। ये बंद हो रहे हैं, यानी वाल्व के बंद होने के दौरान इनके लीफलेट ऊपर वाले चैम्बर में प्रोट्रूड हो जाते हैं, और वाल्व की क्लोजिंग के दौरान लीफलेट का ऊपर वाले चैम्बर में प्रोट्रूड हो जाना, द कंडीशन इज नोन एज प्रोलैप्स। देखिए, वाल्व के क्लोज होने के दौरान वाल्व के लीफलेट का ऊपर वाले चैम्बर में प्रोट्रूजन हो जाना। अच्छा, वाल्व बंद हो गया और इसके लीफलेट ऊपर वाले चैम्बर में चले गए, तो इसका मतलब वाल्व में तो गैप है। तो ये वाला चैम्बर जब सिस्टोल करेगा तो ब्लड आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा।
इसका मतलब है प्रोलैप्स होने का कंफर्मेशन है कि रीगर्जिटेशन तो होगा ही होगा। प्रोलैप्स यदि हो गया है तो रीगर्जिटेशन तो निश्चित मान लो। तो सबसे पहले तो इसको परिभाषित करें अपन। तो परिभाषा लिखूंगा मैं, इट इज डिफाइन एज प्रोट्रूजन, इट इज डिफाइन एज प्रोट्रूजन ऑफ valvular leaflet into the left atrium। कब होगा इनका प्रोट्रूजन? जब वाल्व क्या होंगे? क्लोज होंगे। तो यहां बोलेंगे अपन ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ वाल्व। वाल्व के क्लोज होने के दौरान वाल्व के लीफलेट का ऊपर वाले चैम्बर में प्रोट्रूजन हो जाना मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स कहलाता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि वाल्व से अटैच लीफ जो मसल हैं उनमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई, उनमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई। तो यहां अपन बोलेंगे सीवियर वीकनेस ऑफ द मसल, सीवियर वीकनेस ऑफ द मसल अटैच्ड टू द वाल्वुलर लीफलेट। वह मसल जो वाल्व से अटैच हैं उनमें अत्यधिक वीकनेस आना प्रोलैप्स की कंडीशन को डेवलप करेगा। इस प्रोलैप्स का परिणाम क्या होगा उसको भी देख लो आप। नॉर्मली इसमें ब्लड आता था 120 ml, निकलता था 70 ml। अब क्या होगा? 20 ml तो ऊपर चला जाएगा सिस्टोल के दौरान, 70 की जगह 50 आगे चला जाएगा, 50 इसमें बच जाएगा, टोटल हो गया 120। 50 इसमें होना इसका मतलब कार्डियक आउटपुट कम हो गया, और 20 यहां एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब है लंग्स में कंजेशन होगा, पानी भरेगा। फिर से वही घटना दोहराई गई, कार्डियक आउटपुट का कम हो जाना और लंग्स में कंजेशन हो जाना। द कंडीशन इज कंसीडर्ड एज LHF, बोले तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, बोले तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर बीमारी में कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपीयर होंगे, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर और क्लिनिकल manifestation of mitral valve prolapse, the answer is the condition is characterized by symptom of left sided heart failure. What are the common diagnostic measure? What are the common diagnostic measure? तो सबसे अच्छा डायग्नोसिस होगा इकोकार्डियोग्राफी। वाल्व को देख लोगे, इजेक्शन फ्रैक्शन को देख लोगे, तो दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ मिट्रल वाल्व। सभी में कॉमन चीजें, सारी कंडीशंस लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को लीड कर रही हैं। सारी की सारी बीमारियों का इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? इकोकार्डियोग्राफी होगा। तो ये तीनों बीमारियां मेरे हिसाब से क्लियर हैं। आगे बढ़ें आप। अगला वाल्व देखें, लेफ्ट वाले वाल्व पढ़ रहे हैं अपन। इसका नाम है अयोर्टिक वाल्व। अयोर्टिक वाल्व के ऊपर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, कैल्शियम का जमाव हो गया, थ्रोम्बस का जमाव हो गया। इन सब कुछ का जमाव होने की वजह से वाल्व नैरो हो गया। नैरो होने की वजह से अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब निकलेगा किसमें? अयोर्टा में,
तो बताओ रुकावट पैदा होगी, रुकावट पैदा होगी। और इस अयोर्टिक वाल्व का नैरो हो जाना, बीमारी को अपन नाम देंगे अयोर्टिक स्टीनोसिस। बीमारी को अपन नाम देंगे अयोर्टिक स्टीनोसिस। तो देखें, व्हाट इज द अयोर्टिक स्टीनोसिस? इट इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो। It is defined as the obstruction to the blood flow. कहां से कहां? From left ventricle to aorta. From left ventricle to aorta. क्यों? वाल्व नैरो हो गया इसलिए, वाल्व नैरो हो गया इसलिए। तो अपन बोलेंगे ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द वाल्व, ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द वाल्व, वाल्व के नैरो होने की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोर्टा ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ वाल्व। ब्लड के फ्लो में रुकावट आना। क्या क्या कारण हो सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल का जमाव, कैल्शियम का जमाव, थ्रोम्बस का जमाव, या वाल्व के लीफलेट का आपस में जुड़ जाना। बताओ, जाने पहचाने से लग रहे हैं। इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो सेम एज मिट्रल स्टीनोसिस, सेम एज मिट्रल स्टीनोसिस, यानी जो कारण आपने वहां पढ़े थे वो सेम कारण यहां होंगे। वापस से रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। क्या परिणाम होगा इसका? 120 ml आ रहा था, 70 ml बाहर निकल रहा था। अब नैरो होने की वजह से क्या 70 ml बाहर निकलेगा? नहीं, 50 ml बाहर निकल रहा है। कितना बच रहा है? 70। पहले कितना बच रहा था? 50। तो ऊपर से 70 आ रहा था, अब ऊपर से 50 ही आएगा। इसका मतलब ऊपर कितना एक्स्ट्रा बचा? 20। ये एक्स्ट्रा बचा तो दबाव कहां गया? पल्मोनरी वेन में। दबाव कहां पहुंचा? लंग्स में। बताओ, पानी भरा, पल्मोनरी कंजेशन हुआ, ब्लड कम बाहर निकला। कम बाहर निकलने का मतलब कार्डियक आउटपुट कम हो गया और पल्मोनरी कंजेशन हो गया। फिर से सेम घटना दोहराई गई, फिर से सेम घटना दोहराई गई। बताओ, किसको लीड करने वाली है ये कंडीशन? आंसर इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। आंसर इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो इसमें भी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। आपसे कहा जाए यह बीमारी में कौन कौन से सिम्टम आएंगे? व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अयोर्टिक स्टीनोसिस? अपन बोलेंगे द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। कौन सी जांच कराएं इस बीमारी में? तो एक ही जांच अपने दिमाग में आ रही है। बताओ, कौन सी जांच कराओगे? आंसर है इकोकार्डियोग्राफी। आंसर है इकोकार्डियोग्राफी। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ अयोर्टिक स्टीनोसिस। अब अपन बात करें, जिस तरीके से अयोर्टिक वाल्व, जिस तरीके से अयोर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा था, अब यह प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है। गैप है, यानी वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा। गौर करो, देखो, इस चैम्बर ने सिस्टोल किया, सिस्टोल करके 70 ml ब्लड अयोर्टा में चला गया। अब ये डायस्टोल करेगा। डायस्टोल के दौरान ये वाला वाल्व बंद हो जाना चाहिए, परंतु बीमारी है वाल्व में, वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा।
तो डायस्टोल के दौरान ऊपर से भी ब्लड आएगा और नीचे से भी ब्लड आएगा। तो यहां पर ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है नीचे वाले चैम्बर से, बोले तो अयोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में। बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अयोटा टू लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों हो रहा है? क्योंकि वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा। क्योंकि वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, द कंडीशन इज नोन एज रीगर्जिटेशन। इस बीमारी का नाम है रीगर्जिटेशन, अयोर्टिक वाल्व रीगर्जिटेशन, अयोर्टिक वाल्व रीगर्जिटेशन। अच्छा, वाल्व प्रॉपरली बंद क्यों नहीं हो रहा भैया? मसल कमजोर हो गई होंगी, इस वाल्व से जुड़ी हुई मसल कमजोर हो गई होंगी। तो इस बीमारी को डिफाइन करो सबसे पहले तो। इट इज डिफाइन एज बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इट इज डिफाइन एज बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कहां से कहां? कहां से कहां? अयोटा से, फ्रॉम अयोटा। अयोटा से कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? क्यों? वाल्व पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा, ड्यू टू इनकंप्लीट क्लोजर ऑफ वाल्व। ड्यू टू इनकंप्लीट क्लोजर ऑफ वाल्व। अच्छा, कब होगा ये? सिस्टोल के दौरान या डायस्टोल के दौरान? तो देखो यहां गलती की गुंजाइश है कि सिस्टोल के दौरान नहीं। सिस्टोल के दौरान वाल्व बंद थोड़ी होगा, सिस्टोल के दौरान तो खुला रहेगा। वाल्व कब बंद होगा? जब ये डायस्टोल करेगा, तो डायस्टोल के दौरान बैक फ्लो होगा। डायस्टोल के दौरान बैक फ्लो होगा तो यहां लिखेंगे ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज डिफाइंड एज बैक फ्लो ऑफ ब्लड from aorta to left ventricle due to the incomplete closure of valve during the diastole of left ventricle। अब ये वाली कंडीशन होगी तो देखो परिणाम क्या हो सकता है। यहां से 70 ml ब्लड निकल रहा था, 50 ml बच रहा था, ऊपर से 70 ml आ रहा था। अब चूंकि डायस्टोल के दौरान वाल्व बंद नहीं हो रहा, तो गया तो एक बार 70, बट 20 इसमें वापस आ गया। 20 वापस आ गया तो यहां केवल कितना बचा? 50। कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कम। यहां पर 70 हो गया, ऊपर से केवल कितना आएगा? 50। आना कितना चाहिए था? 70। कितना एक्स्ट्रा बचा? 20। 20 एक्स्ट्रा किसमें कंजेशन कॉज करेगा? पल्मोनरी या लंग्स में कंजेशन। लंग्स में कंजेशन होना और कार्डियक आउटपुट कम होना, फिर से सेम घटना दोहराई गई। बताओ, द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर कोई आपसे पूछे कि इस बीमारी में क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, आंसर है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के फीचर आएंगे। इस बीमारी में क्या डायग्नोस्टिक मेजर आप इस्तेमाल करेंगे? सेम आंसर आपको देना है, आंसर इज इकोकार्डियोग्राफी। दैट इज द बेसिक्स ऑफ आयोटिक रीगर्जिटेशन। आयोटिक रीगर्जिटेशन का क्या कारण हो सकता है? वाल्व से जुड़ी हुई मसल का वीक हो जाना। वाल्वुलर लीफलेट से जुड़ी हुई मसल के वीक हो जाने की वजह से यह बीमारी हो सकती है। तो कौन कौन सी बीमारी हुई? मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस,
इधर भी अयोर्टिक स्टीनोसिस। मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन, इधर भी अयोर्टिक रीगर्जिटेशन। इसके अलावा मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहां अयोर्टिक वाल्व प्रोलैप्स पढ़ेंगे तो वो गलत है। अयोर्टिक वाल्व के लीफलेट इतने छोटे होते हैं कि इनका प्रोट्रूजन नहीं होता। तो अयोर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व राइट साइड वाले, उनमें प्रोलैप्स नाम की बीमारी नहीं होती। वाल्व के 3 डिसऑर्डर हैं, 4 टोटल वाल्व बोलें तो 12 डिसऑर्डर होने चाहिए, परंतु 10 होते हैं। पल्मोनरी वाल्व और अयोर्टिक वाल्व का प्रोलैप्स नहीं होता, इनके लीफलेट छोटे होते हैं। तो ये 5 बीमारी आपके सामने प्रस्तुत हैं लेफ्ट साइडेड वाले वाल्व की। अब राइट वाले वाल्व में ये सब कुछ समान होगा। जहां लेफ्ट एट्रियम लिखा है वहां राइट एट्रियम, जहां लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा है वहां राइट वेंट्रिकल, जहां अयोर्टा लिखा है वहां पल्मोनरी आर्टरी, जहां लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर बोला है वहां राइट साइडेड आ जाएगा। तो ऑल थिंग आर सेम। और इतना आपको मालूम है तो एक साइड के डिसऑर्डर से दूसरे साइड के डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहे हैं। अब इन सब का कॉमन आंसर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे? आंसर है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। कौन सी डायग्नोस्टिक मेजर अपन इस्तेमाल करेंगे? कौन सा डायग्नोस्टिक मेजर इस्तेमाल करेंगे? आंसर सेम है, इकोकार्डियोग्राफी। आंसर है इकोकार्डियोग्राफी। यहां एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बाय वाल्वुलर डिसऑर्डर? कि प्रेगनेंसी में कौन से वाल्व की बीमारी होना डेथ तक कॉज कर सकता है? ऑप्शन है मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन, मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस, अयोर्टिक रीगर्जिटेशन और अयोर्टिक स्टीनोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन प्रेगनेंसी। और इस क्वेश्चन का आंसर है, समझें इसका कारण पहले तो। देखें, यदि किसी फीमेल को प्रेगनेंसी है और उस फीमेल में मिट्रल वाल्व बहुत ज्यादा नैरो हो गया, सीवियर मिट्रल स्टीनोसिस है, तो हार्ट फेलियर से अचानक तो डेथ नहीं होती, पर जब ये बहुत ज्यादा नैरो हो चुका है तो इस फीमेल के लंग्स में बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा, सीवियर पल्मोनरी एडीमा हो जाता है। सबसे ज्यादा पल्मोनरी एडीमा मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस में ही होता है और लंग्स में बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से एक तो प्रेगनेंसी में लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, ज्यादा काम करते हैं, ऊपर से पानी और भर गया तो पल्मोनरी एडीमा की वजह से डेथ हो जाती है। तो यहां अपन बोल सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कौन से वाल्व की बीमारी फीमेल में डेथ का भी कारण बनती है? क्वेश्चन का आंसर है मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस। क्वेश्चन का आंसर है मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस। और डेथ का कारण दिया जाए तो क्या कारण देंगे अपन? लंग्स में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भर जाना, और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भरना, दैट इज द पल्मोनरी एडीमा। दैट इज द पल्मोनरी एडीमा। तो आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्वुलर डिसऑर्डर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? द आंसर इज मिट्रल स्टीनोसिस। द रीजन फॉर डेथ इज पल्मोनरी एडीमा। सारे के सारे डिसऑर्डर में परिभाषा पढ़ ली, एटियोलॉजी पढ़ ली,
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, डायग्नोस्टिक मीजर हो गया, तो बचा क्या? बचा है मैनेजमेंट ऑफ वाल्वुलर डिसऑर्डर। क्या मैनेजमेंट करें? अच्छा, वाल्व की खराबी से हो क्या रहा है? हार्ट फेलियर हो रहा है। द मैनेजमेंट ऑफ वाल्वुलर डिसऑर्डर, देखो वाल्व खराब हो गया किसी पर्टिकुलर पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल मिट्रल स्टीनोसिस हो गया, ये वाले चैम्बर में हाइपरट्रॉफी हो गई, डायलेशन हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन उसका 38% रह गया, वापस से बढ़ेगा थोड़ी। अब वाल खराब है तो रहने दो, पड़ा रहने दो, नया भी लगवा लोगे तो भी ये थोड़ी है 38 से 58 हो जाएगा, नहीं। जो कमजोर हो गया वो तो हो चुका, अब तो जो हार्ट फेलियर हुआ है उसको जिंदगी भर दवाई से मैनेज करना पड़ेगा। तो वाल्व का ऑपरेशन कराना है, उसका तो पर्पज ये है कि ये और ज्यादा नहीं घट जाए, 38 से 32 नहीं हो जाए, 34 नहीं हो जाए। तो यहां पर डॉक्टर उसको दवाई लिख देते हैं हार्ट फेलियर की, और हर 6 महीने 12 महीने में इको कराते रहते हैं। अगर इको में इजेक्शन फ्रैक्शन वही सेम चलता रहता है तो चलने दो दवाई, क्योंकि दवाई तो जिंदगी चलनी है, दवाई बंद थोड़ी होनी। परंतु इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने लगे, इसका मतलब है भैया वाल्व की ऑपरेशन करा ले, अदरवाइज तो ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो व्हाट आर द मेडिकल मैनेजमेंट? तो मेडिकल मैनेजमेंट में सेम चलेगा जो अपन ने हार्ट फेलियर में पढ़ा है, डीओडी, डिजॉक्सिन और डायूरेटिक। डिजॉक्सिन और डायूरेटिक कंजेशन को कम करने के लिए डायूरेटिक, और हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने के लिए डिजॉक्सिन की गोली अपन को मरीज को देनी पड़ेगी। पूछता हूं मैं आखिर कब तक? आंसर है जब तक है जान। इंसान को गोली कब तक चलेगी? आंसर है जब तक है जान। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अपन बात करें मेडिकल मैनेजमेंट में तो डिजॉक्सिन और डायूरेटिक ही होगी। हां, कुछ एक ऑपरेशन जरूर करते हैं अपन इसके, कुछ एक ऑपरेशन जरूर करते हैं। तो कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट अपन इन बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं? व्हाट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ वाल्वुलर डिसऑर्डर? देखें सर्जरी, इंसान में ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस हो गया, पल्मोनरी स्टीनोसिस हो गया, मिट्रल स्टीनोसिस हो गया, सारे के सारे वाल नैरो हैं, इनका अपन को ऑपरेशन करना है। इनके ऊपर कैल्शियम जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, कैल्शियम जमा हुआ है या थ्रोम्बस जमा हुआ है, ये अपन को हटाना है। देखिए किस तरीके से हटा सकते हैं। इन भैया के हार्ट के वाल्व खराब हैं, इनका अपन ऑपरेशन कर रहे हैं, इनका ऑपरेशन करेंगे अपन। इनका ऑपरेशन अपन करें, inferior vena cava. What is this? That is the inferior vena cava. देखो सबसे पहले ट्राइकस्पिड वाल्व को देखो आप। ऑपरेशन करने के लिए मैं एक कैथेटर होगा जिसको बैलून लोडेड कैथेटर बोले अपन। बैलून लोडेड कैथेटर को मैं फिमोरल वेन से इंसर्ट करूंगा, गौर करना, देखो फिमोरल वेन से इंसर्ट करूंगा। फिमोरल वेन के बाद यह इलियक वेन में जाएगा, इंफीरियर वीना कावा में जाएगा, फिर ये इंफीरियर वीना कावा से यहां आएगा और यहां पर हार्ट के वाल्व है।
यहां पर जब कैथेटर आएगा, इस कैथेटर में जो बैलून होगा मैं उसको इनफ्लेट करूंगा और डीफ्लेट करूंगा। इस वाल्व के ऊपर जमा हुआ कचरा हट जाएगा, वाल्व के ऊपर जमा हुआ कचरा हट जाएगा और वाल्व की मरम्मत हो जाएगी। इस वाल्व की मरम्मत करनी है तो इस कैथेटर को मैंने और आगे इंसर्ट किया, बैलून को इनफ्लेट किया और डीफ्लेट किया। याद आ रहा होगा आपको पीटीसीए, सेम पीटीसीए जैसा प्रोसीजर है। वाल्व के ऊपर जमा हुआ जो कचरा है वो आपने हटा दिया और वाल्व की मरम्मत कर दी। फिमोरल वेन से गया मैं, ट्राइकस्पिड वाल्व की मरम्मत कर दी, पल्मोनरी वाल्व की मरम्मत कर दी। अच्छा, वाल्व की मरम्मत करना, इसको मैं बोलूंगा वाल्वुलोप्लास्टी। वाल्व की मरम्मत करना ऑपरेशन को मैं बोलूंगा वाल्वुलोप्लास्टी। बैलून की सहायता से की है इसलिए ऑपरेशन का नाम है बैलून वाल्वुलोप्लास्टी। इसलिए ऑपरेशन का नाम है बैलून वाल्वुलोप्लास्टी। कौन कौन से वाल्व की मरम्मत कर दी मैंने? इन्फीरियर वीना कावा से बैलून लोडेड कैथेटर डाला, ट्राइकस्पिड वाल्व की मरम्मत कर दी और साथ में किसकी कर दी मैंने? पल्मोनरी वाल्व की। बट अगर इनकी मरम्मत करनी है तो कैथेटर कहां से डाला जाए? इनकी मरम्मत करनी है तो कैथेटर कहां से डाला जाए? तो बहुत सारे साथियों के दिमाग में आंसर आ गया कि सर फिमोरल आर्टरी से डाल दो। अच्छा, कोशिश भी की गई होगी। फिमोरल आर्टरी से कैथेटर डाला, उसके बाद ये गया इलियक आर्टरी में, फिर गया एब्डोमिनल अयोर्टा में, फिर एब्डोमिनल अयोर्टा से थोरेसिक अयोर्टा में, फिर आर्च ऑफ अयोर्टा में, फिर असेंडिंग अयोर्टा में, फिर यहां एंटर कराया, फिर इस मिट्रल वाल की मरम्मत कर दी। करके जब देखी तो मालूम चला स्टीनोसिस तो सही हो गया, पर कैथेटर को निकालने के बाद वाल्व में प्रोलैप्स हो गया। तो एक बीमारी सही की, क्योंकि यहां उल्टा जा रहे हो आप, यहां पर उल्टा जा रहे हो। अयोर्टा का फ्लो है आगे, आप उसके विपरीत जा रहे हो। वाल खुल रहे हैं नीचे, आप उसको नीचे से मरम्मत कर रहे हो। दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब है इन वाल्व की भी मरम्मत करनी है तो फिमोरल वेन से ही जाना पड़ेगा और यहां से प्रिक करते हुए आपको यहां पहुंचना पड़ेगा और इस पर्टिकुलर कैथेटर को यहां डाल के इस वाल्व की मरम्मत करनी पड़ेगी। तो मिट्रल वाल्व की मरम्मत के लिए भी आपको फिमोरल वेन से ही जाना पड़ेगा। अब कुछ साथियों का दिमाग में ज्यादा अपसेट हो गया कि सर ये क्या, ऐसे प्रिक करेंगे तो दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, तो क्या डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन नहीं होती? होती है। बोले तो हील हो जाएगा, 72 घंटे में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2, 4, 10, 20 ml मिक्स भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? बाकी इसको फिमोरल आर्टरी से मरम्मत नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्रोलैप्स हो जाता है। तो ये वाला वाल्व भी फिमोरल वेन से, ये वाला भी फिमोरल वेन से, ये वाला भी फिमोरल वेन से और ये वाला भी फिमोरल वेन से। बट इसको आप फिमोरल आर्टरी से भी कर सकते हो। आयोटिक वाल्व की मरम्मत आप फिमोरल आर्टरी से भी कर सकते हो। उसका कारण है, इसकी क्यों नहीं कर सकते? मैं बोल रहा हूं प्रोलैप्स हो जाता है क्योंकि उल्टा जा रहे हो। इसका प्रोलैप्स होता ही नहीं है। पढ़ा है अपन ने, नीचे वाले वाल्व का प्रोलैप्स नहीं होता। तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इनको तो फिमोरल वेन से ही आपको बैलून वाल्वुलोप्लास्टी करनी पड़ेगी। पर आयोटिक वाल्व की वाल्वुलोप्लास्टी आप फिमोरल वेन से भी कर सकते हैं और आर्टरी से भी कर सकते हैं। फिमोरल वेन से भी कर सकते हैं और आर्टरी से भी कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत अपन बैलून लोडेड कैथेटर की सहायता से वाल्व के लीफलेट पर जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, थ्रोम्बस हटा देते हैं और उसकी मरम्मत हो जाती है। तो ये पहला ऑपरेशन होता है। अगले ऑपरेशन पर जाऊं मैं, नंबर 2। ये जो वाल्व होते हैं
इनके जो पर्दे हैं उनको लीफलेट या एनुलस बोलते हैं, लीफलेट या एनुलस बोलते हैं। अब सोचो रीगर्जिटेशन हो गया। अब रीगर्जिटेशन का बैलून वाल्वुलोप्लास्टी से तो कोई संबंध नहीं है, मसल वीक हो गई, मसल वीक हो गई। तो इस इंसानों में जब वाल्व के लीफलेट की मसल वीक हो जाती है या रीगर्जिटेशन हो जाता है तो एक कैथेटर लेते हैं अपन, फीमोरल वेन से इंसर्ट करते हैं और वहां पर उस कैथेटर के ऊपर एक एनुलस रिंग होती है, उस कैथेटर के ऊपर एक एनुलस रिंग होती है। इसको इंसर्ट करके जो वाल्व की मसल वीक है उसके ऊपर इस एनुलस रिंग को डाल के सूचरिंग कर देते हैं। सूचरिंग करने का परिणाम यह होता है कि जो वाल्व की मसल वीक हुई है वो फिर से स्ट्रांग हो जाती है और वाल्व पूरा बंद होने लग जाता है। तो वाल्व के लीफलेट या ज्यादा बेहतर बोलूं मैं एनुलस की मरम्मत कर दी। इस ऑपरेशन को नाम देते हैं एनुलोप्लास्टी, वाल्वुलार एनुलोप्लास्टी। एनुलोप्लास्टी में क्या करेंगे अपन? एनुलोप्लास्टी में एक एनुलस रिंग को फीमोरल वेन की सहायता से इंसर्ट करते हुए जिस पर्टिकुलर वाल्व की मसल वीक है उसको टाइट कर दिया जाता है सूचरिंग करके। तो एनुलस की मरम्मत करना एनुलोप्लास्टी कहलाता है। कौन सी बीमारी में एनुलोप्लास्टी करेंगे अपन? आंसर है रीगर्जिटेशन या प्रोलैप्स। एनुलोप्लास्टी नामक ऑपरेशन किसमें काम में आता है? आंसर है रीगर्जिटेशन और प्रोलैप्स। इज दैट क्लियर? तो ये दूसरा ऑपरेशन है एनुलोप्लास्टी। तीसरे ऑपरेशन की बात करें अपन। तीसरा जो ऑपरेशन करते हैं, मान के चलो वाल के लीफलेट फ्यूज है, तो देखें ये वाल के लीफलेट हैं, इनके बीच की जो ओपनिंग है इसको अपन नाम देते हैं कॉमिसर, इसको अपन नाम देते हैं कॉमिसर। इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल जम गया, कैल्शियम जम गया या थ्रोम्बस जम गया या ये आपस में फ्यूज हो गई तो कॉमिसर बंद हो गई। अब आपने ओपन हार्ट सर्जरी की, वाल्व को खोला, इसके ऊपर से जो भी जमा है उसको हटा दिया, तो जो कॉमिसर बंद हो गई थी उसको फिर से क्रिएट कर दिया, नई ओपनिंग बना दिया आपने। तो देखो कुछ शब्द होते हैं, किसी भी ऑर्गन को शरीर से बाहर निकालना एक्टोमी, दो ऑर्गन को जोड़ना स्टोमी और ओपनिंग करना टोमी, जैसे लेप्रोटोमी ओपनिंग ऑफ एब्डोमेन। तो यहां पर कॉमिसर बना दिया आपने, जो कॉमिसर बंद हो गया था और हार्ट को आपने ओपन किया, कोलेस्ट्रॉल हटा दिया वाल्व के ऊपर से, कैल्शियम हटा दिया, थ्रोम्बस हटा दिया और उसके अलावा वाल्व के लीफलेट आपस में फ्यूज थे, अलग कर दिए। हां, वापस से कॉमिसर बन गया तो आपने वापस से ओपनिंग क्रिएट कर दी। द ऑपरेशन इज नोन एज कॉमिसरोटोमी। वापस से कॉमिसर क्रिएट करना ऑपरेशन को कॉमिसरोटोमी के नाम से जाना जाता है। अंतर यह है कि इससे पहले हुए ऑपरेशन बोले तो बैलून वाल्वुलोप्लास्टी ब्लाइंड प्रोसीजर है, इट इज नॉट ए ओपन हार्ट सर्जरी। यह भी ब्लाइंड प्रोसीजर है, इट इज ऑल्सो नॉट ए ओपन हार्ट सर्जरी। यह ओपन हार्ट सर्जरी होती है जिसमें आप वापस से कॉमिसर क्रिएट करते हैं। देखें 90% ये जो तीनों ऑपरेशन मैंने पढ़ाए हैं इनमें से कोई भी ऑपरेशन नहीं करते। इतना बड़ा रिस्क लेंगे अपन, कॉमिसर फिर से बनाएंगे, जो वाल में एक बार कोलेस्ट्रॉल जमा क्या दोबारा नहीं जमेगा? वाल एक बार फ्यूज हो गया उसके बाद हटाएंगे तो बार बार एंडोकार्डाइटिस होगा, वाल्व में इंफेक्शन होगा। ये ऑपरेशन करते ही नहीं है। वाल्व खराब है तो चेंज कर दो, वाल्व खराब है तो चेंज कर दो। तो जो मेन ऑपरेशन होता है
वाल्व की बीमारी में उसका नाम है वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। उसका नाम है वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। वाल्व खराब हो गया तो वाल्व को ही बदल देते हैं। वाल्व खराब हो गया तो वाल्व को ही बदल देते हैं और इस ऑपरेशन को बोलते हैं वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो मेन तो यही ऑपरेशन होता है। अब इसमें दो तरह के वाल्व होते हैं, उनके इफेक्ट कौन सा बेटर है, कौन से वाल्व को लगने पर क्या क्या प्रतिबंध हो जाते हैं जीवन में, कौन सी जांच कराते हैं, कौन सी दवाई देते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो अभी पूरा होना संभव नहीं है। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको यदि समराइज करूं मैं, यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर, देख लो आप। मिट्रल स्टीनोसिस की परिभाषा, इट इज डिफाइंड एज obstruction to the blood flow from left atrium to left ventricle due to the narrowing of valve. Etiology है deposition of cholesterol, calcium and thrombus upon the valvular leaflet, या फिर वाल के लीफलेट का फ्यूज हो जाना। Regurgitation, it is defined as backflow of blood from left ventricle to left atrium ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, और क्यों? ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वाल्व, वाल्व के प्रॉपरली क्लोज नहीं होने की वजह से। एटियोलॉजी है वीकनेस ऑफ मसल अटैच टू द वाल्वुलर लीफलेट, उसके बाद प्रोलैप्स, प्रोट्रूजन ऑफ वाल्वुलर लीफलेट इनटू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ वाल्व। द कंडीशन ऑफ प्रोलैप्स लीड टू रिगर्जिटेशन, मसल में सीवियर वीकनेस आना। सेम है आयोटिक स्टीनोसिस और आयोटिक रिगर्जिटेशन। एटियोलॉजी सेम होगी मिट्रल वाल्व की तरह। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन LHF, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट वाले वाल्व खराब होंगे तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। डायग्नोस्टिक मेजर इको, मेडिकल मैनेजमेंट DND बोले तो डिजॉक्सिन एंड डायूरेटिक। सर्जिकल मैनेजमेंट, बैलून की सहायता से वाल्व के ऊपर जमे हुए कचरे को हटाना। बैलून वाल्वुलोप्लास्टी, ए स्मॉल बैलून लोडेड कैथेटर हैज बीन इंसर्टेड वाया femoral vein up to the valve and the valve has been repaired. The aortic valve कैन बी रिपेयर्ड बाई femoral vein और femoral artery, और बाकी के वाल्व को केवल और केवल किससे? femoral vein से। द सर्जरी आर कॉमनली परफॉर्म्ड फॉर द रिपेयरिंग ऑफ स्टीनोसिस, यानी स्टीनोसिस है तो सामान्यतः जो ऑपरेशन करेंगे वो वाल्वुलोप्लास्टी होगा। रिगर्जिटेशन है तो एनुलोप्लास्टी करेंगे। यह भी ब्लाइंड प्रोसीजर है। एन एनुलर रिंग हैज बीन इंसर्टेड by a catheter via femoral vein and suturing has been done. It is commonly performed for the treatment of regurgitation or prolapse. जो मसल की वाल्व की मसल वीक हुई हैं उनको एनुलस रिंग के द्वारा बांध देना, एनुलस रिंग के द्वारा बांध देना एनुलोप्लास्टी कहलाता है। और उसके बाद अपन बात करें तो अगला प्रोसीजर दैट इज द कॉमिसरोटॉमी, इसको अपन नाम देंगे कॉमिसरोटॉमी। ये देखें कॉमिसरोटॉमी में इट इज ए ओपन हार्ट सर्जिकल प्रोसीजर इन विच कॉमिसर, व्हाट इज द कॉमिसर? वाल्व के बीच की ओपनिंग है कॉमिसर, जिस पर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या थ्रोम्बस जम गया है। ओपन हार्ट सर्जरी से इसको हटाना। तो देखें कॉमिसर हैज बीन क्रिएटेड इन बिटवीन द वाल्वुलर लीफलेट बाय रिमूविंग द कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और थ्रोम्बस फ्रॉम द वाल्वुलर लीफलेट एंड सेपरेटिंग द फ्यूज्ड वाल्वुलर लीफलेट। अगर वो जुड़ गए हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है। बाकी मेन जो ऑपरेशन करते हैं
दैट इज द ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी, और ओपन हार्ट सर्जरी में वाल्व को ही चेंज कर देते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी में वाल्व को ही अपन चेंज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आई थिंक टोटली आपको समझ में आ गया। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।